अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ देने के बाद वहां आतंक का माहौल है। तालिबान अपनी ताकत की नुमाइश खुलेआम कर रहा है। पहले के मुकाबले तालिबान का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है क्योंकि उसके हाथ अमेरिका की बड़ी तादाद में छोड़े गए आधुनिक हथियार लग चुके हैं। काबुल और कंदहार की सड़कों पर अमेरिकी फौज की गाड़ियां, टैंक और बंदूकों पर तालिबानी झंडा लगाकर रोड शो किया जा रहा है। 20 साल बाद वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो चुके हैं। ये आतंकी ताकत की वो नुमाइश है जो अपने ही देश के लोगों में एक बार फिर इस बात का खौफ भर देना चाहती है कि हम वही तालिबान हैं जो 20 साल पहले थे, बल्कि अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और तबाही मचाने वाली वो ताकत इस बार अमेरिकी हथियारों से लैस है। अफगानिस्तान की आर्मी को जिन हथियारों के दम पर तालिबानी आतंकियों का मुकाबला करना था, वो मैदान और अमेरिकी हथियार दोनों छोड़कर भाग खड़े हुए। इसलिए तालिबानी आतंकियों ने अब काबुल से लेकर कंदहार तक और जमीन से लेकर आसमान तक अमेरिकी हथियारों, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों पर तालिबानी झंडा लगाकर ये बता दिया है कि सब कुछ अब उनके कब्जे में है। ये मंजर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने का ट्रेलर है। वो सरकार जिसे अपने जनता की भूख, प्यास और जरूरतों की फिक्र कम और अपने देश के आम लोगों के दिलो दिमाग में खौफ भरने का जुनून ज्यादा है। यही नहीं, तालिबान अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की जीत की खुमारी में मग्न है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर तालिबान का झंडा लगाकर आसमान से बधाई संदेशों की बारिश की जा रही है। तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को लगातार अपनी जीत को अमेरिकी सेना पर जीत बता रहा है और उसकी खुशियां मना रहा है, जबकि अफगानिस्तान के लोगों की हालत खराब है। वहाँ महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बैंक बंद हैं और रोजगार की कमी हो गई है। بودن طالبان در شرایط فعلی، اوضاع فعلی تغییرات بسیار آورده است. مثلا مردم کارا طوری که قبلا بود فعلا نیست. بازار به اون شکلی که در زمان جمهوریت بود که حالا امارات آمده، مردم از ترس نمیتونن بیرون شوند. بازار چندان خوب نیست. तालिबान अफगानिस्तान की सड़कों पर उन हथियारों की नुमाइश कर रहा है जो अमेरिकी फौज ने काबुल से निकलते वक्त छोड़ दिए थे। इन हथियारों और साजो सामान के दम पर तालिबान एक झटके में कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है। लेकिन अब जब जंग खत्म हो चुकी है और अफगान लोगों को एक आम जिंदगी की दरकार है, तो उस पर तालिबान का ध्यान ही नहीं है। जिस तालिबान को अमेरिका ने खतरा बताया था, वो उसी के छोड़े हुए हथियारों से और भी मजबूत हो गया है। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में अमेरिका ने पानी की तरफ पैसा बहाया, लेकिन अफगानिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। अफगानिस्तान की हालत सबसे गरीब देशों में होती है और अब तो संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान की वापसी के बाद वहाँ भूखमरी की भी आशंका जता दी। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोगों के सामने तमाम तरह के आर्थिक संकट खड़े हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है कि इस महीने के आखिर तक अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के खाने के भंडार खत्म हो सकते हैं। यही नहीं, गरीबों को खाना उपलब्ध कराने के लिए $200 मिलियन यानी कि 1459 करोड़ रुपए की जरूरत है। अफगानिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकारों ने भी अपने देश की हालत के लगातार बिगड़ने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के करीब 1,85,00,000 लोग, यानी कि अफगानिस्तान की आधी आबादी भूख की समस्या से जूझ रही है। People of Afghanistan were starving. According to the latest report of the UNAMA, more than 18.5 million people of Afghanistan, which is half of the population of all over the country, is starving, had bad humanitarian crisis, and there are fears it will increase. Now, when we are talking in a situation after 2 months of this report, of course, the situation is getting worse and people are trying to flee the country. एक तरफ आतंक के साए में जीने की मजबूरी, तो दूसरी तरफ खाने का संकट। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करके राज करने की नीयत से आए तालिबान को यहाँ के लोगों का पेट भरने की नहीं, बल्कि उनकी आंखों में अपने नाम का खौफ देखने की चिंता है। तालिबान की ऐसी हरकतों से साफ है कि उन्हें सिर्फ लड़ना आता है। अपनी ताकत और वर्चस्व को बढ़ाने से ज्यादा किसी बात की फिक्र नहीं है, ना ही अफगानिस्तान के लोगों की चिंता और ना ही देश के आर्थिक हालात की फिक्र। तालिबान अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं।
अफगानिस्तान के 34 में 33 प्रांतों पर कब्जे के बावजूद पंजशीर अभी भी तालिबान के गले की हड्डी साबित हो रहा है। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान की बातचीत नाकाम होने के बाद वहां जबरदस्त घमासान छिड़ा है, जिसमें अहमद मसूद के लड़ाकों ने आतंकी सेना को नानी याद दिला दी है। बताया गया है कि तालिबान के 350 लड़ाके मारे गए हैं। एक तरफ कंदहार की सड़कों पर अमेरिका के छोड़े हुए जंगी साजो सामान के साथ तालिबान गर्व से मार्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी का गुरूर अफगानिस्तान के अजेय प्रांत पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाके पहाड़ों पर रगड़ रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का अंदाज ऐसा है जिसे देखकर तालिबान अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद हुई आतिशबाजी को भी भूल जाए। और जब घमासान इतना भीषण हो तो तालिबान के चीथड़े तो उड़ने ही थे। दावा किया गया है कि पंजशीर घाटी में जारी इस भीषण जंग में तालिबान के 115 आतंकी एक झटके में हलाक हो गए यानी कि मार गिराए गए। बीते 4 दिनों के आंकड़ों का हिसाब बिठाएं तो पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस ने अब तक 350 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है। तालिबान के 287 लड़ाके घायल हैं, जबकि 35 को बंधक बना लिया गया है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के जिन लड़ाकों को बंधक बनाया है उसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। विदेशी मीडिया का दावा है कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के 120 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इतराने वाले तालिबान की अकड़ पंजशीर में ढीली पड़ गई है। एनआरएच के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसकी पुष्टि भी की। Suffered a lot of casualties. 350 of them have been killed. More than 280 of them have been wounded. 35 have been detained, and then some of their heavy weaponry as well as homeways and other tanks were destroyed. The war is going on. War is going on in different fronts, and we are defending very well. पहाड़ की चोटियों से उठता धुआं और निशाने पर फटने के बाद गोला बारूद की आती आवाज इसी की मुनादी है। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं और बातचीत के जरिए ही मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस को पंजशीर इलाके में तालिबान का वो शासन मंजूर नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस चाहता है कि पंजशीर में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लेकिन तालिबान ऐसा होने नहीं दे रहा है और विवाद की स्थिति में तालिबान के खिलाफ पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हैं। तालिबान और पंजशीर के विद्रोहियों के बीच में पिछले कई दिनों से भीषण वार पलटवार जारी है। पंजशीर घाटी एकमात्र जगह है जहां पर अभी विद्रोहियों का कब्जा है। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर को घेर लिया है और विद्रोह को दबा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। तालिबानी हमले लगातार नाकाम हो रहे हैं। पंजशीर प्रांत ने ट्वीट कर दावा किया कि बीती रात खावक जिले और गुलबहर में तालिबान ने हमला किया, जिसमें उन्हें धूल चटा दी गई। यही नहीं, अंद्राब घाटी में भी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए पीछे हटने को मजबूर कर दिया। From our side, there were local forces of Andrab, different districts of Andrab, local forces of Panjshir, as well as the ANSF forces. They have defended very well. They have defeated Taliban on that front. Taliban have lost 40 of their personnel. Another 25 of them were wounded. पंजशीर के नेता ये समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में अलग अलग फ्रंट पर जंग बढ़ेगी। जंग की आहट को पाकर सालेह और मसूद के लड़ाकों ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी तस्वीरें कई बार सामने आई। अब एक और नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस की तैयारियों का पता चलता है। बताया गया कि विद्रोहियों ने पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरे स्टेडियम को गोला बारूद से भर दिया है। उनके पास अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबानी आतंकियों के हमले का जवाब देने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी हैं। यही नहीं, घाटी के चारों ओर मशीन गन से किलेबंदी की गई है। पंजशीर में तैनात अहमद मसूद का एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट तालिबान के सामने दीवार बनकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इस फ्रंट के लड़ाकों के पास मशीन गन, असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और एक दूसरे से बात करने के लिए वॉकी टॉकी सेट भी है। इन जवानों ने तालिबान को रोकने के लिए पंजशीर की पहाड़ियों पर चौकियां भी बनाई हैं और वहीं से वो नीचे से आ रहे तालिबान को पटखनी दे रहे हैं।
यानी तालिबान के दांत खट्टे करने और घुटने टेकने को मजबूर करने के सालेह की सेना के दावे हवाई नहीं है। कई टैंक, हमें टैंक, उसका गाड़ी, जो इस तरह हथियार बहुत नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में आया। नॉर्दर्न अलायंस जो पुराना दौर से जो नॉर्दर्न अलायंस था, मिसाइल था, रॉकेटें था, सब एक्टिव हुआ है। अभी मैं सोचता हूँ कि तालिबान के लिए पंजशीर के साथ, नॉर्दर्न अलायंस के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद और उत्साह की यही झांकी अहमद मसूद के ट्वीट में भी दिखती है। मसूद ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजशीर तालिबान के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। वो पंजशीर में थे, हैं और रहेंगे। एक तरफ तो तालिबान पंजशीर से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें अपने ही मुल्क के लोगों की फिक्र नहीं है। अमेरिकी सेना के लौटने के बाद तालिबान ने भले ही इसे अफगानिस्तान की आजादी बताया हो, लेकिन तालिबान से आजादी पाने की उम्मीद लेकर हजारों लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर पैदल ही पहुंच चुके हैं। इस भीड़ में महिलाओं और बच्चों की भी अच्छी खासी तादाद है। दिन रात जमा ये भीड़ यहीं सोती है। बताया गया कि बेहिसाब भीड़ की वजह से यहाँ 4 लोगों की मौत तक हो चुकी है। काबुल तक बेरोक टोक पहुंचे तालिबान के पंजशीर को हल्के में लेने की कोशिश की, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पंजशीर के लड़ाकों के पास सोवियत संघ के जमाने के हथियार तो हैं ही, साथ ही तालिबान से संघर्ष के दिनों के भी हथियार है। अमेरिकी हथियारों पर कब्जे के बाद तालिबान भले ही खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मान रहा हो, लेकिन उनके पास घाटी के लड़ाकों वाला हौसला शायद नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही वहां की महिला फुटबॉल टीम की कुछ खिलाड़ी फंस गई हैं। अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रही इन महिला खिलाड़ियों को तालिबान से बचने के लिए बार-बार जगह बदलनी पड़ रही है। हालांकि इन खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की उम्मीद लेकर पहुंचने वालों की भीड़ कम हो गई है, लेकिन अब भी सैकड़ों लोग हर दिन एयरपोर्ट के बाहर उसी उम्मीद में पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर जमा इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से खेलों की दुनिया में अपनी पहचान बना रखी है। बुर्का और नकाब में दिखने वाले इनमें से कई अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ काबुल एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रही हैं। तस्वीरों में कुछ खिलाड़ी परिवार और चंद सामान के साथ एक जगह बैठी नजर आती हैं, तो कुछ बार-बार जगह बदलती। इन्हें तालिबान से अपनी जान का डर सता रहा है। इनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। इनकी नजरें जमीन पर टिकी हैं, जहां उन्होंने जन्म तो लिया, लेकिन अब उसी जन्मभूमि को छोड़ने की मजबूरी आ गई है। हालांकि ऐसी मजबूरी के बावजूद उन्हें तालिबानी राज वाले अफगानिस्तान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इनकी इस हालत पर इनकी टीम की कप्तान, जो अभी कनाडा में मौजूद हैं, बेहद चिंतित नजर आईं। I've been competing on the Afghanistan women's national team for the last 6 years, and I'm currently the captain of the national team residing in Canada. So of course, like everyone, we're definitely deeply concerned about the devastating situation. मुहताज अपनी टीम के खिलाड़ियों के संपर्क में है और उन्होंने इन खिलाड़ियों से हिम्मत से काम लेने की अपील की। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही महिलाओं के खिलाफ उनके जैसे तेवर नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से मुहताज की चिंता वाजिब है। एक तरफ तो तालिबान अपने लोगों से मुल्क ना छोड़कर जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों पर इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका कारण खुद तालिबान ही है। तालिबान ने जिस तरह अपने 20 साल के राज में अपने ही लोगों पर जुल्म सितम किए हैं, लोग उसे भूलने को तैयार नहीं है। और इस बार भी जैसे ही सत्ता में तालिबान ने वापसी की, तो उन महिलाओं के प्रति जो रवैया उन्होंने अपनाया है, उसको लेकर भी लोग तालिबान पर भरोसा नहीं करना चाह रहे। भरोसे की इसी कमी की वजह से फुटबॉल के मैदान पर अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली महिला खिलाड़ी हर हाल में देश छोड़ने पर आमादा है। इन खिलाड़ियों की चिंता से दुनिया के दूसरे देश भी वाकिफ हैं और इनकी मदद करने की कोशिशें जारी हैं। बताया गया कि इन महिला खिलाड़ियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की 5 बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामी मिली। बीते हफ्ते इन खिलाड़ियों को अमेरिका पहुंचने के लिए मिशन ऑपरेशन शॉकर बॉल्स भी शुरू हुआ, लेकिन ऐन मौके पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाके ने इस मिशन पर पानी फेर दिया।
काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 150 से ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों की मौत हो गई थी। महिला खिलाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिशें नाकाम होने से इस टीम की कोच भी चिंतित दिखी। As young as 14, they should not have to think about, are they going to wake up to the door knock of the Taliban? Are they going to have to run away from door to door to just find a place for refuge? These are young girls. They should be given the same opportunity and chance as other people. महिला फुटबॉल टीम की कोच और कप्तान की चिंता दुनिया तक पहुंच रही है। महिला टीम की भटकती खिलाड़ियों की तस्वीरें भी दुनिया तक पहुंच रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रॉबर्ट मैक्रेरी सामने आए हैं। मैक्रेरी ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कतर ने इन खिलाड़ियों की मदद करने की इच्छा जताई है। मैक्रेरी ने तालिबान से भी महिला फुटबॉल टीम और उनसे जुड़े लोगों को बाहर निकलने देने की अपील की। और जिन युवा खिलाड़ियों को इस वक्त मैदान पर होना चाहिए था, वो इस संकट की वजह से अपने ही मुल्क में फंस गई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान शरिया कानून के हिसाब से शासन करना चाहता है। इसलिए 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए अफगानिस्तान कैद खाने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। चूंकि तालिबान महिलाओं के खेलने के भी खिलाफ है, इसलिए मैदान पर उतरने वाली इन खिलाड़ियों की जिंदगी को लेकर दुनिया चिंतित है। अफगानिस्तान में संकट के हालात के बीच वहां उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली उसकी मां ने भारत सरकार से अपनी बेटी और उसके बच्चों को सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान में आतंक के माहौल के बीच फंसी हिना का पति उसे अफगानिस्तान में छोड़कर मुंबई चला आया। ये तस्वीर यूपी के कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में रहने वाली हिना खान की है। उसकी मां का दावा है कि अब हिना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 80 किलोमीटर दूर एक इलाके में अपने 3 बच्चों के साथ फंसी हुई है और वो अपने परिवार से गुहार लगा रही है कि उसे अफगानिस्तान से किसी तरह निकाल लिया जाए। हिना खान अपने परिवार के पास भारत आना चाहती है। हिना के परिवार ने हर उस दरवाजे को खटखटाया जिनके रास्ते उनकी बेटी को भारत लाया जा सकता है। वहाँ का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे रात में भी कल बहुत झगड़ा हो रहा था। गोली वोली वहाँ बता रही, बहुत आवाज़ें आती हैं और मतलब डर के मारे घर ही के अंदर रहते हैं, कोई निकलने की। जहाँ हमको बताया गया वहाँ हम वहाँ पहुँचे। नईम भाई ने मुझे हर जगह भेजा और हमने हर लोगों से यही कहा कि हमारी बेटी को बुलाया जाए और योगी और मोदी जी से भी हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बेटी को और बच्चों को वापस भेजें। परिवार के मुताबिक हिना कानपुर से मुंबई नौकरी की तलाश में गई थी, लेकिन वहां एक आदमी ने उसे बहला फुसलाकर न सिर्फ उससे शादी कर ली बल्कि उसे परिवार से ही नहीं भारत से भी दूर कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस जा चुकी है। वहां तालिबान अपना आतंक फैलाने में जुटा हुआ है। ऐसे में हिना का वहां फंसा होना भारत में मौजूद उसके परिवार को परेशान कर रहा है। परिवार के मुताबिक मुंबई के रहने वाले नूर मोहम्मद से हिना की दोस्ती हुई थी और 2013 में हिना ने नूर मोहम्मद के साथ निकाह कर लिया। शादी के बाद नूर मोहम्मद हिना को लेकर अफगानिस्तान चला गया, लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो हिना के पति ने उसे और उसके बच्चों को छोड़कर मुंबई भागाया। हिना के परिवार का आरोप है कि हिना का पति नूर मोहम्मद उन पर दबाव बना रहा है कि वो हिना को वापस लाने के लिए पुलिस की मदद न लें। आरोप है कि नूर मोहम्मद हिना और बच्चों को वापस लाने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके बदले वो हिना की माँ और भाई से पैसों की मांग कर रहा है। लास्ट बात आज सुबह ही हुई है। आज सुबह जी, तो बोली कि भाई हम आ जाएंगे, अब कोशिश हो गई है और वो बोल रहा है कि लेके आने का। तो हमने कहा करके बोली कि भाई वो मोहम्मद बोल रहा है कि कंप्लेन वापस ले लो, ये सब क्या है, बेइज्जती हो रही है। तो हमने कहा कंप्लेन वापस ले लेंगे, तुम इंडिया मेरी बहन को बुला लो और तुम अपनी बहन से बोला तुम आ जाओ, फिर इसके बाद कंप्लेन वापस ले लेंगे। न्यूज़ 18 ने परेशानियों से जूझते परिवार से मुलाकात की और उनकी गुहार संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके बाद ये मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय की कोशिशों के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही हिना की वापसी हो जाएगी। ये न्यूज़ 18 से पूरा मदद मिला है और उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बेटी को इतने आगे तक बढ़ाया और हमारी बेटी आ जाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हिना जी का प्रकरण अभी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के पास पूरा इनलिस्ट हो गया है और भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी सेफली वहां से रिहाई हो जाए। धन्यवाद देना चाहूँगा कानपुर पुलिस प्रशासन को, कमिश्नर असीम अरुण जी को, हमारी जाया और हमारे मीडिया संस्थान जो हैं, खास करके न्यूज़ 18 की जो मुहिम थी, इसकी वजह से मामले को इतना ऊपर उच्च स्तर तक पर सुना गया
पुलिस और भारत सरकार की कोशिशें हुई तो हिना के पति का परिवार भी उसे भारत भेजने की कोशिश में जुट गया। अंकल बोले सब कुछ सही हो गया, हम लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेकर गए थे। एयरपोर्ट यहाँ पर बंद है, बोले अफगानिस्तान में ना एयरपोर्ट में जंग लड़ रहा है, इसके वजह वापस लेकर आए। पैसे भी टिकट की दे दिया, बोले जिस दिन चालू हो जाएगा उसी दिन बैठा लेंगे, मगर हम लोग की बेइज्जती मत करो, मीडिया पे मत दे दो। हिना की वापसी की उम्मीद से बंधे उसके परिवार ने अब थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए ये परिवार अब भी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंता में डूबा है। कानपुर के हिना मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी उन तक पूरी जानकारी नहीं पहुंची है। वहीं हिना के बच्चों को भारत लाने पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि उनके पास तो भारतीय पासपोर्ट है लेकिन बच्चों के पास नहीं है। पंजाब कांग्रेस में सियासी कलह और आपसी टकराव का नया दौर शुरू हो गया है। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी बड़े खेल की तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने दोनों को एक टेबल पर लाकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे वो हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चाह रहे थे वो भी हो गया, लेकिन वो नहीं हो सका जो कांग्रेस चाहती थी। पंजाब का घमासान रुकने या कम होने के बजाय और बढ़ गया है। सिद्धू ने अपनी ताकत लगाई और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पूरी ताकत लगाई और अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली, लेकिन इन सबके बीच आला कमान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। समझौतों और वादों के मुताबिक सिद्धू और कैप्टन को मिलकर चुनावी मझधार पार करने की रणनीति तैयार करनी थी, लेकिन कभी सिद्धू, कभी उनके सलाहकार, तो कभी कैप्टन खेमे के नेता संगठन और सरकार के बीच बन चुकी खाई को और गहराते जा रहे हैं। इतनी बैठकें हो चुकी हैं कि प्रभारी हरीश रावत को ये तक कहना पड़ा कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीज़ें ठीक से सुधरें और थोड़ी बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश हो। कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। आप यहाँ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कल दिल्ली चले गए। आप एक बात बताइए, मेरी उनकी मुलाकात हो गई, अब हर समय वो मेरे साथ पूछ की तरीके तो नहीं रह सकते। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक खबर है कि हरीश रावत पहली बार मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को एक टेबल पर लाकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन सिद्धू दिल्ली चले गए और ये कोशिश बेकार हो गई। वहीं ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उन दो मंत्रियों से नाराज हैं जो सरकार में रहकर गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। कहते हैं दो नाव पर सवार होने से मंजिल नहीं मिलती। कांग्रेस में यही हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व ने पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा जताया, बाद में सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर पावर का बंटवारा कर दिया। उसके बाद से ही सिद्धू और अमरिंदर दोनों कांग्रेस को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। कांग्रेस के जानकार कहते हैं कि सिद्धू और अमरिंदर दोनों नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो कभी मिल ही नहीं सकते। कांग्रेस के राज्य प्रभारी हरीश रावत भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, मतलब कांग्रेस पहले खुद से लड़ेगी और फिर चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत ने सीएम अमरिंदर और सिद्धू से बातचीत की। उन्होंने पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा से भी चर्चा की। इस दौरान संगठन की ओर से मिले 5 सूत्रीय एजेंडे को लेकर रणनीति बनी। सिद्धू ने भरोसा दिलाया कि 15-20 दिनों में कार्यकारिणी बनाई जाएगी। हरीश रावत पंजाब के नेताओं से मिलकर तैयार की गई पूरी रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। कहा गया कि पंजाब में कैबिनेट विस्तार की फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। शफलिंग का जो प्रेरोगेटिव है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा संगठन की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से उनका प्रेरोगेटिव है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। सिद्धू और कैप्टन को एक साथ बिठाकर बातचीत की कोशिश नाकाम होने के अलावा पंजाब कांग्रेस और राज्य सरकार की 10 सदस्यीय तालमेल कमेटी की बैठक भी रद्द हो गई, क्योंकि सिद्धू दिल्ली चले गए तो कैप्टन ने मीटिंग कैंसिल कर दी। अब हरीश रावत दिल्ली पहुंचकर जो रिपोर्ट आलाकमान को देंगे उस पर किसी फैसले के बाद ही पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल तस्वीर साफ हो सकेगी।
खबर है कि हरीश रावत के साथ बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बागी तेवर दिखाने वाले 2 मंत्रियों को हटाने की अपील की है। वहीं हरीश रावत ने आलाकमान की सहमति के बिना कोई भी फैसला नहीं लेने की सलाह दी है। कुल मिलाकर पंजाब में बहुत जल्द सिद्धू और कैप्टन के बीच नया घमासान शुरू होने की आशंका है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। आप देखते रहिए डंके की चोट पर।